दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। जिस तरह से 27 साल की श्रद्धा का मर्डर उसी के लिव इन पार्टनर ने किया था और जिस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाने का तरीका उसने अपनाया था, उसे देख पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। अब ऐसा ही मामला बेंगलुरु से सामने आया है। 19 दिन से एक कमरा बंद था और कमरे से जब बदबू आने लगती है तो आस पड़ोस के लोग मकान मालिक को फ़ोन कर देते हैं। मकान मालिक जब उसके घर में रहने वाले व्यक्ति को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, जिसके बाद वो उनकी माता को फ़ोन करते हैं। और जब सब वहाँ पहुँचते हैं देखने की आखिर मसला क्या है कि क्यों इतनी बदबू आ रही है कमरे से, और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सबकी आंखें तंग रह जाती हैं। बता दूं, पूरा रूम खून से सना होता है और वहाँ मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। इसको देख सभी तंग रह जाते हैं। और वहीं पे एक सिंगल डोर फ्रिज था जहाँ एक महिला के 59 टुकड़े पड़े हुए थे। उसको देख सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये महिला कौन है, इतनी बर्बरता से इसको क्यों मारा गया। तो बता दें, महिला की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। महालक्ष्मी की माता से जब पूछताछ की तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से 2019 तक उनका परिवार नेपाल में रहता था, जहां 2019 में हेमंत दास एक नेपाली लड़के से महालक्ष्मी की शादी हुई। उसके बाद दोनों बेहतर जिंदगी और बेहतर रोजगार के लिए बेंगलुरु आ गए, जहां हेमंत दास एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम करने लगा, वहीं महालक्ष्मी एक मॉल में कपड़ों की दुकान में काम करने लगी थी। दोनों का जीवन काफ़ी बेहतर चल रहा था और उनकी एक बेटी होती है। उसके बाद 2023 तक सब सही चलता रहा और अचानक 2023 में दोनों अलग हो जाते हैं और हेमंत अपनी बेटी के साथ रहता है, जबकि महालक्ष्मी उनसे अलग रह के दूर रहने चली जाती है। लेकिन महालक्ष्मी अपनी बेटी से 5 दिन में मिलने ज़रूर आया करती थी और अपनी बेटी से मिलती थी। बता दें, महालक्ष्मी पहले अपनी माता के साथ रहती थी, उसके बाद वो अकेले एक कमरे में रहने लगी थी। यदि बात करें महालक्ष्मी और हेमंत के अलग होने की तो वो वजह थी एक लव ट्रायंगल। हेमंत दास को शक था कि उसी मॉल में जो एक हेयर ड्रेसर काम करता था जिसका नाम था अशराफ, उसका और महालक्ष्मी का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लगे थे और लंबे झगड़ों की वजह से अलग होने लगे थे। तो ये थी पहचान उस महिला की। इसके बाद जब उस कमरे में सभी मौजूद थे, जब उस कमरे से इतनी बदबू आ रही थी तो वहाँ की पड़ोसियों ने पूरा माहौल देखते हुए पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस की भी आंखें तंग रह गई। बता दें, पहले से ही पूरा रूम खून से सना हुआ था और 59 टुकड़े जो फ्रिज में पड़े थे उसे देखकर भी पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने पूरी छानबीन करना शुरू किया और शव के बगल में जो फ़ोन पड़ा था उसमें जब डेटा खंगाला और कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो उसमें देखा गया कि 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच कोई भी कॉल ना तो रिसीव की गई थी ना तो उठाई की गई थी। तो जाहिर हो गया था कि अगर महालक्ष्मी का कत्ल हुआ है तो वो 2 या 3 सितंबर के बीच में ही हुआ था। तो आखिर इसका कातिल था कौन? पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। इसके बाद पुलिस ने हेमंत, महालक्ष्मी के पति, से पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में हेमंत ने अशराफ, जो हेयर ड्रेसर था, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ना कहीं इनका चक्कर चल रहा है और उसने उसका कत्ल किया होगा। लेकिन जब पूरा पूछताछ हुई, जब पुलिस ने हेमंत से भी पूछताछ की और अशराफ से भी पूछताछ की, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि हेमंत और अशराफ, इन दोनों में से उसका कत्ल किसी ने नहीं किया था, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड में भी हेमंत और अशराफ की कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं थी और ना तो 2 से 19 सितंबर तक कोई भी ऐसा कॉल रिकॉर्ड नहीं था जिसमें हेमंत और अशराफ का नाम आए। तो आखिर अगर ये दोनों नहीं थे तो आखिर कातिल था कौन तीसरा? तो जब पूछताछ हुई, लगातार जब डेटा खंगाला गया तो पता लगा कि महालक्ष्मी की आखिरी दिन जब वो काम पे गई थी वो 1 सितंबर थी और पुलिस को जिस आरोपी पे शक था वो उसका सहकर्मी था, वो भी 1 सितंबर को ही आखिरी दिन काम पे गया था, जिसके बाद वो भी काम पे नहीं गया। जिसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया और लगातार कॉल डिटेल जब निकाली तो महालक्ष्मी और आरोपी, जिसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय, उसकी पूछताछ की। उसके बाद जब पूछताछ की तो मुक्ति रंजन के भाई के बारे में पुलिस को पता लगा, जिसके बाद वो मुंबई पहुंचे। उसके भाई से जब पूछताछ की कि मुक्ति रंजन रॉय ने ऐसा क्या मुक्ति रंजन रॉय ने उसकी हत्या की, तो उसके भाई ने बताया कि हाँ, मुक्ति रंजन रॉय मेरे भाई ने ही उसकी हत्या की है। उसने मेरे से ये गुनाह कबूला है कि मैंने उसकी हत्या की है और बड़ी ही बेरहमी से मैंने उसको मार दिया। जिस प्रकार से उसने उसको मारा, उसके बाद पुलिस ने लगातार डेटा खंगाला और उसको ट्रेस करने में लग गई। जिसके बाद उसने जब हत्या की उसके बाद वो बंगलौर छोड़ के उड़ीसा भाग गया था, जिसके बाद पुलिस को ये तय हो गया था कि इसका कातिल मुक्ति रंजन रॉय ही है। पुलिस अलर्ट हो गई। जिसके बाद 25 सितंबर को पुलिस को एक फ़ोन आता है कि 5 से 5:30 के बीच में उन्हें भद्रक, उड़ीसा के ज़िले में एक शव पेड़ से लटका मिला, जो कि मुक्ति रंजन रॉय का ही था। और उसके साथ साथ एक स्कूटी और एक सुसाइड नोट भी बरामद किया जाता है। सुसाइड नोट में साफ साफ मुक्ति रंजन रॉय ने अपना गुनाह कबूला कि उसी ने जो है महालक्ष्मी का कत्ल किया और कहीं ना कहीं वो महालक्ष्मी से परेशान हो गया था और उस पर वो बहुत शक करती थी। उसने ये भी कहा कि महालक्ष्मी बहुत गुस्सैल थी, उससे झगड़ा करती थी,
एक दिन पहले वो उससे मिलने गया था, जिसके बाद उनका काफ़ी लंबा झगड़ा हुआ। बता दें दोनों एक ही साथ मॉल में काम करते थे, जहाँ पे उन दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ा। उनकी बातचीत हुई और उसने लगातार महालक्ष्मी, उसका कहना था कि मुक्ति रंजन रॉय पे शादी का दबाव डालती थी और कहीं ना कहीं उसको काफ़ी गुस्सैल वाली थी, तो काफ़ी उसके साथ बर्बरता करती थी, उसको डांटती थी, उसको मारने तक को आ गई थी। जिसके बाद मुक्ति रंजन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर दिए, काट काट के वहीं फेंक दिए। मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में ये तक कहा कि मैं वहाँ कमरा साफ़ करना चाहता था और वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं कमरा साफ़ नहीं कर पाया और मैं भाग गया। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि मैंने उसकी हत्या की, लेकिन मैं उससे काफ़ी परेशान हो गया था। मुक्ति रंजन रॉय ने ये बात अपनी माँ के सामने भी कबूल करके रोते हुए कहा कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद मुक्ति रंजन रॉय की माता ने भी मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि किस प्रकार से उसके बेटे ने उसकी हत्या की और महालक्ष्मी उसको काफ़ी फोर्स करती थी, काफ़ी उसको परेशान करती थी, जिसके बाद उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं ये कहानी जो 21 सितंबर को महालक्ष्मी की लाश के साथ शुरू हुई थी, वो 25 सितंबर को उड़ीसा के भद्रक जिले में मुक्ति रंजन रॉय के शव के साथ ख़त्म हो चुकी है।